नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नितिन नवीन ने अपनी नई टीम क्या बनाई, पुराने लोग बिल्कुल बगावत पे आ गए। मुझसे कम से कम 10 से 15 लोगों नेताओं ने कहा कि उम्मीद नहीं थी कि इतनी बकवास टीम बनेगी। जो लोग बहुत बेहतर काम कर रहे थे, जिन लोगों को आगे आना चाहिए था, वो गायब है। लेकिन नवीन की नई भाजपा में पुराने और हारे हुए चेहरों की वापसी हुई है। मैं कह सकता हूं कि पिटे हुए पत्ते वापस आए हैं। आखिर नवीन तरह से काम करने वाले कार्यकर्ता जाए तो कहां। नई राष्ट्रीय टीम बनी, नितिन नवीन, नाम भी नवीन और दावा भी नई भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी से भविष्य की टीम बता रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक की तैयारी करने वाली टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टीम से मिले तो संदेश दिया गया कि नए विचार, नया नजरिया और मजबूत संगठन चाहिए। लेकिन पूरी सूची को गौर से पढ़िए तो एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है। अगर विचार नया चाहिए, नजरिया नया चाहिए, नौजवान मतदाता से संवाद चाहिए, भविष्य की राजनीति करनी है, तो फिर संगठन के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर इतने सारे पिटे हुए चेहरे क्यों लौटाए गए हैं, जिन्हें मतदाता हाल के चुनाव में नकार चुका है, जिनके राजनीति का सबसे चमकदार दौर पीछे छूट गया है, जो लंबे समय से भाजपा की पहली पंक्ति से बाहर थे। ये सवाल किसी नेता के व्यक्तिगत सम्मान का नहीं है। चुनाव हारना अपराध नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। बड़े से बड़े नेता चुनाव हार सकता है। नरेंद्र मोदी की भाजपा ने खुद कितने नेताओं को हार के बाद दोबारा खड़ा किया और वापसी भी की है। लेकिन यह सवाल व्यक्ति का नहीं, पूरी राजनीतिक दिशा का है। जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देश को यह संदेश दे कि वो भविष्य की टीम बना रहा है, जब पार्टी जन जी तक पहुंचने के अभियान की बात कर रही हो, तो संगठन में नई ऊर्जा लाने की बात हो, तब स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या भाजपा को अपने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं और दूसरी तीसरी पंक्ति में एक भी नई ऐसी राजनीतिक प्रतिभा दिखाई नहीं दे रही है जिसे देश के सामने बड़े पद पर रखा जा सके। हारने वालों को इनाम, तो जीतने वाले कार्यकर्ता क्या समझे। सबसे चर्चित वापसी स्मृति ईरानी की है। गोदी मीडिया बहुत बढ़िया मैनेज की थी स्मृति ईरानी ने। उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। वही स्मृति ईरानी जिन्होंने 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराकर भाजपा के लिए एक असाधारण राजनीतिक विजय हासिल की थी। उस जीत ने उन्हें भाजपा के सबसे बड़े चेहरों में पहुंचा दिया था। लेकिन राजनीति केवल पुराने मेडल देखकर नहीं चलती। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के मतदाताओं ने उन्हें कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के हाथों लगभग 2.25 लाख वोटों से हरा दिया। स्मृति ईरानी खुद किशोरी लाल शर्मा के लिए आपत्तिजनक ट्वीट करती थी, राहुल गांधी का नौकर बताती थी, लेकिन उन्हीं किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। उसके बाद वो मोदी सरकार से बाहर रहीं और काफी समय तक भाजपा के केंद्रीय संगठन की पहली पंक्ति से भी दूर रहीं। अब उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर वापस किया गया। सवाल यह नहीं है कि स्मृति ईरानी को पद क्यों मिला। सवाल यह है कि भाजपा के हजारों युवा नेताओं में ऐसा कौन सा काल पड़ गया कि राष्ट्रीय महामंत्री जैसे शक्तिशाली पद के लिए फिर उसी चेहरे पर लौटना पड़ा जिसे कुछ समय पहले मतदाताओं ने साफ तौर पर खारिज किया था। स्मृति ईरानी अकेली नहीं है। हरीश द्विवेदी भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। बस्ती से 2 बार सांसद रहे द्विवेदी 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के राम प्रसाद चौधरी से हार गए थे। अब लोकसभा की हार के बाद उन्हें सीधे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक पर बिठा दिया गया। रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखा गया। वो भी 2024 में दोहरा लोकसभा चुनाव हार गई थी। इसके बावजूद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद कायम है। भाजपा सूत्रों के हवाले से बताया गया कि उनके जरिए कुर्मी सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है, क्योंकि कुर्मी का बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी ले जा चुकी है। महाराष्ट्र की भारती प्रवीण पवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 2019 में वो दिंडोरी से जीती थी, केंद्र में मंत्री भी बनी, लेकिन 2024 में करीब 1.13 लाख वोट से चुनाव हार गई। अब उन्हें हार के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर संगठन में बड़ा स्थान दे दिया गया। राजस्थान के सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। वे भाजपा राजस्थान के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में आमेर से अपनी सीट नहीं बचा सके। भाजपा ने राजस्थान में सरकार बना ली,
लेकिन उस चुनाव में खुद उसके तत्कालीन बड़े संगठन के चेहरे सतीश पूनिया चुनाव हार गए। अब वही सतीश पूनिया राष्ट्रीय महामंत्री हैं। या फिर स्पष्ट कर देना चाहिए कि हार किसी की क्षमता का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर एक के बाद एक पराजित चेहरे को बड़े बड़े संगठन में पद मिलते रहे तो भाजपा का वो कार्यकर्ता क्या संदेश लेगा जो वर्षों से बूथ पर काम कर रहा है, सोच रहा है कि कभी उसकी राजनीतिक प्रतिभा भी पहचानी जाएगी। भाजपा में चुनावी हार अब योग्यता है क्या? भारतीय राजनीति की एक विचित्र परंपरा रही है। जनता नेता को पद से हटाती है, पार्टी उसे पीछे के दरवाजे से दूसरा पद दे देती है। जनता कहती है आप सांसद नहीं रहेंगे, पार्टी कहती है कोई बात नहीं, राष्ट्रीय महामंत्री बन जाइए। जनता कहती है आपको विधानसभा नहीं भेजेंगे, पार्टी कहती है कोई समस्या नहीं, राष्ट्रीय संगठन संभालिए। जनता कहती है हमारा प्रतिनिधित्व कोई दूसरा करेगा, पार्टी कहती है लेकिन देश भर के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व आप ही करेंगे। लोकतंत्र के लिहाज से ये विरोधाभास विचार करने योग्य है, क्योंकि चुनाव परिणाम केवल सीट का परिणाम नहीं होता, वो जनता की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी होता है। अगर कोई बड़ा नेता चुनाव हारता है तो पार्टी को यह जरूर जांचना चाहिए कि वो क्यों हारा, जनता उससे नाराज क्यों हुई। संगठन की कमी थी, उम्मीदवार की समस्या थी, कि स्थानीय समीकरण थे या नेतृत्व से दूरी थी। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता दिखाई देता है। हार के बाद आत्ममंथन कम और पुनर्वास जल्दी हो जाता है, और यही भाजपा की नई टीम का सबसे बड़ा सवाल है। नितिन नवीन युवा हैं, मगर कमान किसी पुराने राजनीतिक ढांचे के हाथ में है। नितिन नवीन को भाजपा की नई पीढ़ी का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया। 46 साल के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को पीढ़ीगत बदलाव की तरह पेश किया गया, लेकिन टीम के सबसे शक्तिशाली परत पर नजर डालिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री वाला हिस्सा वो है जहां वास्तविक राजनीतिक वजन है। उपलब्ध आयु संबंधी विश्लेषण के अनुसार इस शीर्ष स्तर पर बड़ी संख्या 60 साल के आसपास या उससे ऊपर के नेताओं की है। राष्ट्रीय महामंत्रियों और उपाध्यक्षों की शीर्ष परत में 40 साल से कम उम्र का कोई चेहरा नहीं बताया गया है। तो फिर सवाल है, अध्यक्ष युवा होने भर से क्या संगठन युवा हो जाता है? कार का बोनट नया लगा देने से क्या इंजन नया हो जाता है? भाजपा के पास आज देश का शायद सबसे बड़ा राजनीतिक कैडर है। विद्यार्थी परिषद से निकलने वाले हजारों युवा हैं। युवा मोर्चा है, जिला पंचायत, नगर निगम, विधानसभा संगठन में 20-20 साल काम कर चुके लोग हैं। ऐसे विधायक हैं जिन्हें जैन जी बहुत पसंद करता है, जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, पहली बार जीत के आए हैं लेकिन एक इतिहास बना दिया है। डिजिटल राजनीति समझने वाली पूरी पीढ़ी है। गांव में बूथ संभालने से लेकर सोशल मीडिया पर विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। फिर जब राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक शक्ति बांटने का समय आया तो वही स्थापित नाम क्यों? 51 नए पदाधिकारी हैं, फिर शिकायत क्या है? यहाँ एक तथ्य भाजपा के पक्ष में भी रखा जाना जरूरी है। 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम में 51 पदाधिकारी नए बताए गए हैं। यानी ये कहना सही नहीं होगा कि पूरी टीम पुराने लोगों से भर दी गई है। 6 पदाधिकारी 40 साल से कम और 15 लोग 40 से 49 साल के बताए गए हैं। महिलाओं, आदिवासी समाज, पूर्वोत्तर और अलग अलग क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है। लेकिन यही भाजपा का असली खेल समझ में आ जाता है। नए चेहरे कहाँ हैं और एक्चुअल में शक्ति कहाँ है? नीचे की कतार में नए नाम भर देने से और ऊपर की कमान पुराने राजनीतिक लोगों के हाथ में रखने के बीच में फर्क होता है। राष्ट्रीय सचिव बना देना और राष्ट्रीय महामंत्री बनाना समान राजनीतिक शक्ति नहीं देता। युवा चेहरों की सूची में स्थान देना और फैसले लेने वाली मेज पर बैठाना दो अलग अलग चीजें हैं। सवाल यही है कि भाजपा ने भविष्य की राजनीतिक नेतृत्व श्रृंखला तैयारी की या फिर केवल पुराने शीर्ष नेतृत्व के नीचे नई सजावट कर डाली। राम माधव की वापसी भी दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। एक दौर में वो भाजपा के अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्रीय महामंत्री थे। पूर्वोत्तर से लेकर जम्मू कश्मीर तक की भाजपा की रणनीति में बड़ी भूमिका निभाते थे। फिर 2020 में जेपी नड्डा की टीम से बाहर हो गए। लंबे समय तक केंद्रीय संगठन की पहली पंक्ति से गायब रहे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर वापस लाए गए। राम माधव चुनाव हार कर नहीं लौटे, इसलिए उन्हें चुनाव हारे नेताओं की श्रेणी में रखना गलत होता, लेकिन उनकी वापसी बताती है पार्टी भविष्य खोजने के साथ साथ पुराने अनुभवी चेहरों को गोदाम से निकालकर फिर राजनीतिक शैल पर सजा रही है, और वो भी दागदार नेताओं को। जब सतपाल मलिक गवर्नर थे कश्मीर के, उन्होंने मुझे खुद बताया था कि कैसे अंबानी के ठेकों के लिए राम माधव की भूमिका संदिग्ध रही थी, बहुत बदनामी हुई थी। राम माधव को किनारे किया गया था, लेकिन भाजपा की वॉशिंग मशीन ऐसे दागदार लोगों की वापसी कर देती है। अब तीरथ सिंह रावत की वापसी देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, कुछ ही महीनों में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, और विडंबना देखिए, इस समय एक हारे हुए विधायक को
मुख्यमंत्री बनाया गया धामी को, जिनकी सरकार भ्रष्टाचार के गले गले तक डूबी हुई बताई जाती है, लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति की पहली पंक्ति में नहीं दिखे, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए। वसुंधरा राजे वर्षों से राजस्थान भाजपा की सबसे बड़ी नेताओं में है। उनका अपना जनाधार है, विधायक हैं और उन्होंने चुनाव हारा नेता कहना गलत नहीं होगा। लेकिन नई पीढ़ी के संगठन में उन्हें फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखना यही बताता है कि भाजपा अभी पुराने शक्ति केंद्रों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी टीम में प्रयोग भी है और पुराने समीकरणों का भय भी है। क्या भाजपा को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा कम हो गया है? भाजपा जिस चीज पर सबसे ज्यादा गर्व करती रही है वो उसका कैडर है। कांग्रेस पर भाजपा वर्षों तक आरोप लगाती रही है कि वहां परिवार के बाहर किसी कार्यकर्ता के लिए ऊपर पहुंचना मुश्किल है। भाजपा कहती थी कि हमारे यहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यह भाजपा की राजनीतिक ताकत रही भी है। मगर अब उसी भाजपा के कार्यकर्ताओं को अगर ये दिखने लगे कि चुनाव जीतकर बूथ मजबूत करके 20 साल संगठन में पसीना बहाकर भी राष्ट्रीय स्तर पर जगह पाने का रास्ता छोटा है और राष्ट्रीय पहचान वाले पुराने नेताओं के लिए हारने के बावजूद बड़े पद सुरक्षित हैं, तो उसकी मनस्थिति क्या होगी? कार्यकर्ता सम्मान से काम करता है, वो सिर्फ पोस्टर लगाने वाला मजदूर नहीं होता। उसे भी राजनीतिक आकांक्षा होती है। उसे भी लगता है कि पार्टी उसकी मेहनत देख रही है। अगर ऊपर की कुर्सियां घूम फिरकर एक सीमित राजनीतिक वर्ग के बीच बांटी जाएगी तो कार्यकर्ता के भीतर निराशा पैदा होना स्वाभाविक है। भाजपा को जाति समीकरण चाहिए या प्रतिभा? नई टीम को देखें तो एक और बात साफ दिखाई देती है। हर नियुक्ति के पीछे कोई ना कोई सामाजिक गणित बताया जा रहा है, जाति का गणित बताया जा रहा है भी सही। चुनाव जाति पर आधारित हो गए हैं तो बीजेपी क्यों पीछे रहे? कहीं ब्राह्मण, कहीं कुर्मी, कहीं दलित, कहीं आदिवासी, कहीं महिला, कहीं मुस्लिम प्रतिनिधित्व, कहीं पूर्वोत्तर राजनीतिक दल, सामाजिक प्रतिनिधित्व दिखती हैं इसमें कोई असामान्य बात नहीं। भारत जैसे देश में विविधता का प्रतिनिधित्व होना जरूरी भी है, लेकिन समस्या तब होती है जब सामाजिक पहचान योग्यता पर हावी दिखाई देने लगती है। रेखा वर्मा के बारे में यह आम बात है कि वो कुर्मी मतदाताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उनको रखा गया। हरीश द्विवेदी के चेयर में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समीकरण सेट किए गए। स्मृति ईरानी को महिला चेला, आक्रामक वक्ता और अमेठी की पुरानी विजय के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। ये बात अलग है कि स्मृति ईरानी को अब अमेठी के लोग ही पसंद नहीं करते, लेकिन राजनीतिक दल चुनाव जीता किससे है? केवल जातियों के नाम जोड़ देने से, या ऐसे नेताओं से जो जमीन पर मतदाताओं का भरोसा हासिल कर सके। अगर जाति समीकरण ही सब कुछ होता तो चुनाव में ये नेता हारते क्यों? 2024 में भाजपा को जो संदेश दिया क्या वह सुना गया? 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत था। पार्टी 2019 की 303 सीटों से घटकर 240 पर आ गई थी। उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ था। ये सामान्य गिरावट नहीं थी। ये जनता की तरफ से एक संदेश था कि संगठन, उम्मीदवार और स्थानीय राजनीति के स्तर पर कहीं ना कहीं गंभीर असंतोष है। ऐसे चुनाव के बाद किसी भी पार्टी से उम्मीद होती है कि वो बिल्कुल नीचे से समीक्षा करेगी। किस नेता ने जनता से संपर्क खोया? किस संगठन पदाधिकारी ने जमीन से गलत रिपोर्ट दी? किस सांसद के खिलाफ कार्यकर्ता नाराज था? टिकट बांटने में क्या गलती हुई? स्थानीय नेताओं को आखिर क्यों नहीं सुना गया? उनकी बात क्यों नहीं समझी गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगली पीढ़ी कहाँ है? क्योंकि 2 साल बाद राष्ट्रीय संगठन के बड़े पदों पर उसी पराजित राजनीतिक वर्ग के कई नाम वापस दिखाई दें तो सवाल उठता है कि 2024 की हार से आखिर सीख क्या ली गई? मोदी शाह की भाजपा भी अब पुनर्वास केंद्र बन रही है। एक समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा के बारे में कहा जाता था कि यह प्रदर्शन ही सबसे बड़ी कसौटी है। जो परिणाम देगा वो आगे जाएगा, जो परिणाम नहीं देगा वो किनारे होगा। इस कारण भाजपा को कांग्रेस की तुलना में अधिक निर्दयी लेकिन अधिक परिणाम देने वाला संगठन माना जाता था। मगर तस्वीर अब धीरे धीरे बदल गई है। पुराने नेताओं का पुनर्वास, चुनाव हारने वालों की संगठन में वापसी, दूसरे दलों से आए नेताओं को स्थान, पुराने शक्ति केंद्रों को संतुष्ट रखना, जातीय समीकरण साधना, राज्यों के गुटों के बीच संतुलन, यानी वही सारे रोग जिनका मजाक कभी भाजपा कांग्रेस में उड़ाती थी। सवाल है क्या सत्ता में लगातार रहने के बाद भाजपा भी उसी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन रही है जिसे बदलने का दावा करके वो सत्ता में आई थी? जैन जी को समझाने कौन जाएगा? सबसे मजेदार विरोधाभास इसके बाद पैदा हुआ। नई टीम की पहली बैठक में भाजपा ने जैन जी यानी नई युवा पीढ़ी तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा की और इसके लिए विशेष अभियान की बात सामने आई। इस कवायद से स्मृति ईरानी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के नाम भी जुड़े। आज भाजपा को खुद सोचना चाहिए।
नई पीढ़ी सिर्फ उम्र से युवा नहीं है, उसका राजनीतिक सोचने का तरीका अलग है। वो नौकरी पूछती है, वो परीक्षा का पेपर लीक पूछती है, वो इंटरनेट पर 5 मिनट में नेता का पुराना पूरा पूरा रिकॉर्ड खोज लेती है। वो पद मिलने पर तालियां बजाने से पहले पूछती है कि आपकी उपलब्धि क्या है। ऐसी पीढ़ी से संवाद करने के लिए केवल राजनीतिक भाषण नहीं, विश्वसनीयता चाहिए। अगर जैन जी से आप कहेंगे कि भाजपा में नई पीढ़ी का भविष्य है, तो वो तुरंत पूछ सकती है कि फिर पार्टी की सबसे शक्तिशाली कुर्सियों पर नई पीढ़ी कहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर पोस्टर से नहीं मिलेगा। कार्यकर्ता की सबसे बड़ी त्रासदी राजनीतिक दलों में सबसे उपेक्षित व्यक्ति अक्सर कार्यकर्ता ही होता है। नेता चुनाव हार जाए तो उसे राज्यसभा भेज दिया जाता है, वहाँ जगह ना मिले तो संगठन है, संगठन में पद ना मिले तो आयोग है, कुछ ना मिले तो पार्टी का प्रभारी पद है। लेकिन बूथ का कार्यकर्ता चुनाव हरवा दे तो सबसे पहले उसी की समीक्षा होती है। अब तो नितिन नवीन खुद अपने बूथ से भी हार गए। उनसे पूछा जाता है वोट क्यों कम पड़े, पन्ना प्रमुख से पूछा जाता है घर घर क्यों नहीं गए, मंडल अध्यक्ष से पूछा जाता है संगठन कमजोर कैसे हो गया। मगर टिकट तय करने वाले, उम्मीदवार चुनने वाले और बड़े पदों पर बैठने वाले लोगों की जवाबदेही कितनी होती है, यही सवाल भाजपा के समान कार्यकर्ता के मन में भी जरूर आता होगा। क्योंकि वो देख रहा है कि जिस नेता को जनता ने वोट देकर घर भेज दिया, वही कुछ समय बाद राष्ट्रीय मंच पर उसका बॉस बनकर वापस आ गया। अनुभव जरूरी है, लेकिन अनुभव ही सब कुछ नहीं है। भाजपा इस टीम के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क दे सकती है, और वो ये कि चुनाव जीतना और संगठन चलाना अलग अलग कौशल है। ये तर्क पूरी तरह गलत भी नहीं है। सुनील बंसल जैसे नेता चुनावी उम्मीदवार नहीं बल्कि संगठन के एक्सपर्ट माने जाते हैं। विनोद तावड़े भली पैसे बांटते मिले दिखाई देते हों, महाराष्ट्र में भली यूपी के संग खराब व्यवहार होता हो, लेकिन उनका संगठन का अनुभव अलग है। राम माधव की तो कहानी अलग ही है। स्मृति ईरानी और सतीश पूनिया काम करते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अनुभव को कूड़ेदान में फेंक दीजिए, लेकिन अनुभव और जड़ता के बीच बहुत महीन अंतर होता है। अनुभव तभी उपयोगी है जब उसके साथ नई प्रतिभा को वास्तविक अधिकार दिया जाए। अगर हर बड़ी कुर्सी अनुभव के नाम पर पुराने लोगों के लिए आरक्षित रहेगी, तो नई पीढ़ी अनुभव हासिल कैसे करेगी, उसे कप्तानी कब मिलेगी। अगर खिलाड़ी को हमेशा नेट प्रैक्टिस ही कराते रहेंगे और मैदान में वही पुराने खिलाड़ी उतरते रहेंगे, तो नई टीम कभी बनेगी नहीं। नितिन नवीन की असली परीक्षा यही है। उनका नाम इतिहास में केवल इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि वो कम उम्र में भाजपा अध्यक्ष बन गए। उनकी सफलता इस बात से तय होगी, क्या उन्होंने भाजपा की अगली पीढ़ी तैयार की, क्या उन्होंने ऐसे 10-20 नेता देश को दिए जिन्हें आज कोई नहीं जानता लेकिन 5 साल बाद पूरा भारत जानता हो, क्या उन्हें संगठन के मेहनती कार्यकर्ताओं के लिए ऊपर जाने का रास्ता खोला, क्या उन्होंने चमकदार नामों के बजाय जमीन पर परिणाम देने वाले लोगों को अवसर दिया, या फिर उनका कार्यकाल भी पुराने नेताओं के बीच पदों का संतुलन बनाने में निकल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम केवल सूची पर हस्ताक्षर करना नहीं होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सबसे बड़ा काम भविष्य खोजना होता है। पार्टी बड़ी हो गई तो क्या दरवाजे छोटे हो गए? भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है। उसके करोड़ों सदस्य हैं, लाखों सक्रिय कार्यकर्ता हैं, देश के लगभग हर बूथ तक उसका संगठन है। तो इतनी विशाल प्रतिभा की खान में राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए नए चेहरे ढूंढना मुश्किल कैसे हो गया? यही सबसे परेशान करने वाला सवाल है। पार्टी जितनी बड़ी होती चली गई, क्या ऊपर पहुंचने के रास्ते उतने ही संकरे होते चले गए? क्या भाजपा में भी अब वही वीआईपी राजनीतिक क्लब बन रहा है, जहां एक बार प्रवेश मिल गया तो चुनाव हारिए, पद खोइए, 5 साल गायब रहिए, किसी दिन दूसरी कुर्सी मिल जाएगी, और जो क्लब के बाहर है वो सालों तक दरवाजा खटखटाता रहे? अगर ऐसा है तो ये भाजपा के लिए विपक्ष से कहीं बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजनीतिक दल विपक्ष में बाद में चुनाव हारता है, पहले अपने कार्यकर्ता की उम्मीद हारता है। सवाल नितिन नवीन से है, इसलिए नितिन नवीन से सीधे कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए। आपकी टीम नई है तो शीर्ष नेतृत्व में नई पीढ़ी कितनी है? हाल के चुनाव हार चुके इतने नेताओं को बड़े पद देने का पैमाना क्या था? क्या उनकी हार की समीक्षा हुई? अगर हुई तो उनमें ऐसी कौन सी संगठन की उपलब्धि मिली कि हार के बाद पदोन्नति जरूरी समझी गई? भाजपा के उन नेताओं का क्या जो चुनाव जीते, संगठन मजबूत किया, वर्षों काम किया, लेकिन राष्ट्रीय टीम के शक्तिशाली पदों तक नहीं पहुंच पाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चुनाव हारने और जीतने से नेतृत्व चयन पर कोई असर ही नहीं पड़ना, तो फिर पार्टी में राजनीतिक जवाबदेही का अर्थ क्या है? नवीन नाम से नहीं, फैसलों से साबित होगा। नितिन नवीन के पास अभी समय है, बहुत सारा समय है। इस टीम को केवल नामों से नहीं, उसके नतीजों से जांचा जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, पंजाब की चुनौती सामने है,
और आगे सबसे बड़ा चुनाव 2029 है। अगर यही टीम भाजपा को नया सामाजिक विस्तार देती है, युवाओं को जोड़ती है, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करती है और चुनावी सफलता दिलाती है, तो नितिन नवीन का फैसला सही साबित होगा। लेकिन अगर पुराने चेहरे पुरानी राजनीति ही दोहराते रहे, कार्यकर्ता निराश हुआ और युवा मतदाता दूर गया, तो ये सवाल और जोर शोर से पूछा जाएगा कि भाजपा ने बदलाव के अवसर पर पुराने पत्ते क्यों फेर दिए। राजनीति में अनुभवी खिलाड़ी जरूरी होते हैं, मगर हर मैच पुराने खिलाड़ियों से नहीं जीता जाता। कभी नई प्रतिभाओं को भी मैदान देना पड़ता है। जो पार्टी ये जोखिम नहीं उठाती, वो धीरे धीरे इतिहास में ही बंद रह जाती है। भाजपा को तय करना है कि वो भविष्य की पार्टी बनना चाहती है या अपने अतीत के सफल और असफल चेहरों का राजनीतिक पुनर्वास करे। क्योंकि सबसे खतरनाक बात किसी नेता का चुनाव हारना नहीं है, सबसे खतरनाक बात यह है कि पार्टी के भीतर मेहनत करने वाले हजारों लोग ये मान लें कि जीतने हारने, अच्छा काम करने या बुरा काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वही जाएगा जिसका नाम पहले से बड़ा है। जिस दिन कार्यकर्ता के मन में ये भावना घर कर गई, उसी दिन किसी भी विशाल संगठन की ताकत भीतर से खोखली होने लगती है। नितिन नवीन की असली परीक्षा 2027 या 2029 में नहीं होगी, उनकी पहली परीक्षा आज है। उन्हें साबित करना होगा भाजपा में वास्तव में नवीन के लिए जगह है, सिर्फ अध्यक्ष के नाम में नहीं, नेतृत्व की पूरी सोच में। देखना होगा ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिलहाल तो नई बोतल में पुरानी शराब है। आप क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे ज्वाइन बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।